नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। बोर्ड ने ब्लूप्रिंट और मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। आने वाले समय में वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होने वाला है वो इसी ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर को देखते हुए तैयार किया जाएगा। इसलिए ब्लूप्रिंट और मॉडल प्रश्न पत्र दोनों ही महत्वपूर्ण है। ब्लूप्रिंट को भी आप अच्छे से समझें, उसका वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। और आज हम बोर्ड द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखेंगे। विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करने वाले व्यक्ति के सामने ब्लूप्रिंट, मॉडल प्रश्न पत्र, लास्ट ईयर का पेपर, इसके साथ में बोर्ड में चलने वाली जो बुक है, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक है, ये उनके सामने होगी और इन्हीं से वो पेपर को तैयार करने वाले हैं। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। इस मॉडल प्रश्न पत्र को भी अच्छे से समझना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इस मॉडल प्रश्न पत्र से 10 से 20% अंकों के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिना किसी देरी के अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान बोर्ड में जो वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है वो 56 अंक का होता है। इसमें हमें 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलता है। जो पूर्णांक है वो 56 अंक होते हैं। 3 घंटे और 15 मिनट में संपूर्ण पेपर को हल करना होता है। चलिए हम देखते हैं कि ये जो प्रश्न पत्र है, मॉडल प्रश्न पत्र है, वो कितने समय में हम समाप्त कर पाते हैं। मैं जो बड़े वाले क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन यहां नहीं बताने वाला। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन, सभी के सॉल्यूशन आपको यहां पर अच्छे से समझाऊंगा, बताऊंगा। बड़े जो क्वेश्चन है वो हमने अलग से वीडियो बनाकर समझा रखे हैं। उन वीडियोस की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है। हमें ये 18 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से 18 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक कूलाम के 2 बिंदु धनावेश वायु माध्यम में परस्पर 1 मीटर दूर स्थित है, तो आवेशों के मध्य कार्यरत प्रतिकर्षण विद्युत बल का मान क्या होगा। 2 आवेश हैं, एक एक कूलाम के हैं, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, तो दोनों के बीच में कितना बल काम कर रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल का फॉर्मूला हम जानते हैं कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। के की जो वैल्यू है वो है 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान है 1, Q2 का मान है 1 और R का मान है 1। यहां से ये सब कुछ तो 1 आ जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 9 रह जाएगा। 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन। आप यहां पर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि धातु का बना एक ठोस गोला, एक समांगी, समांगी का मतलब हो गया यूनिफॉर्म विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। चित्र में दिखाई गई क्षेत्र रेखाओं में से सही विद्युत क्षेत्र रेखा कौन सी है। हमें यहां पर एक धातु का गोला दे रखा, मतलब चालक गोला है। यहां पर अप्लाई किया हुआ है विद्युत क्षेत्र। ये धनावेशित प्लेट है जिससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है। ये ऋणावेशित प्लेट है जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश कर रही है। इधर से इधर एक समांगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने एक गोला रख दिया। देखिए, जब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी चालक को रख दिया जाता है तो चालक के ये जो धनावेशित पृष्ठ है इसके नजदीक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है और जिधर ऋणावेशित प्लेट होती है उधर धनावेश उत्पन्न हो जाता है।
ठीक है। अब जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती है चालक के लंबवत प्रवेश करती है। ये जैसे हमारे पास में कोई चालक वस्तु है, ये चालक है, इसमें से जैसे इसके ऊपर कोई धनावेश है तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखा जो बाहर निकलेगी वो 90 डिग्री के कोण पर ही बाहर निकलेगी। लेकिन देखिए यहां पर ये जो कोण है वो 90 डिग्री नहीं है तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं हो सकती। यहां पर भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसके अलावा अंदर से भी विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां पर भी ये 90 डिग्री से नहीं जा रही, इसके अलावा ये अंदर से सीधी जा रही है जो कि संभव नहीं है। अंदर तो विद्युत क्षेत्र 0 रहेगा, अंदर चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहती है? 0 रहती है। चाहे आप बाहर कितना भी विद्युत क्षेत्र क्यों ना लगा दे, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो 0 बनी रहेगी। तो ये दोनों 2 और 3 नंबर ऐसे सही नहीं हो सकते। एक नंबर ये 90 डिग्री पर नहीं जा रहा, चौथा और जो महत्वपूर्ण है यहां से ये 90 डिग्री के कोण पर ही अंदर प्रवेश कर रही है और 90 डिग्री के कोण पर ही ये बाहर निकल रही है। तो चौथी जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो सही है, ऑप्शन डी यहां पर सही है। क्यों सही है उसका रीजन आपको समझ आ जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है कि जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य में वायु के स्थान पर के पराविद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाता है तो धारिता क्या हो जाएगी? देखिए यहां पर कहा गया है कि वायु है, वायु में जो धारिता होती है वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, क्योंकि संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला यही होता है। लेकिन यहां पर के पराविद्युतांक वाला माध्यम भर दें, जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्या भरा हो, माध्यम भरा हो, तब जो धारिता है Cm बराबर ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बट्टे में डी हो जाती है। इसके स्थान पर तो देखिए ये हो जाएगा C और ये जो एप्सिलॉन आर है पराविद्युतांक है इसको यहां पर के रूप में लिया गया है। तो यहां से जो धारिता है वो के गुणा हो जाती है, के गुणा बढ़ जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विलगित वस्तु के लिए विभव आवेश के बीच में ग्राफ है तो वस्तु की धारिता क्या होगी? वस्तु की धारिता क्या होगी हमारे को इस ग्राफ से देखकर बताना है। हमें साइन थीटा कोस थीटा में इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए वैसे तो यदि ये आवेश इधर होता, विभव इधर होता तो सीधा इस ग्राफ का जो ढाल है वो टेन थीटा के बराबर हो जाता, बट यहां पर इसको थोड़ा सा उल्टा दे दिया, एंगल इधर दे दिया। इसको आप थोड़ा सा समझ ले। धारिता बराबर हम क्या जानते हैं? C बराबर जानते हैं Q बटेवा V होता है। अब इस जो डायग्राम है हमें जो चित्र दे रखा है इसमें इसको मैं यहां से मिला देता हूं और इस ट्राइंगल के अंदर थीटा के सामने वाली ये जो भुजा है ये है लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये है कर्ण और ये हमारे पास में है आधार। इस ट्राइंगल के अंदर लंब, आधार और कर्ण मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब देखें यहां पर धारिता किसके बराबर होगी? धारिता Q बट्टे में V। ये वाला जो मान है वो Q है, मतलब जो आधार है वो Q को बता रहा है, जो V है वो लंब है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी है V और ये वाली वैल्यू है वो क्या है Q। तो आधार बट्टे में लंब हो जाएगा। आधार बट्टे में लंब को हम कोट थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोट थीटा कहते हैं। तो यहां पर भी आप देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चालक का ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है। चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ती है। तो विश्रांति काल पर क्या असर पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर क्या असर पड़ेगा? देखिए विद्यार्थियों, द्रव्यमान चेंज नहीं होता। ताप से जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो चेंज नहीं होता। तो विश्रांति काल पर क्या इफेक्ट पड़ता है यही देखेंगे। ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो देखिए यहां पर आप ध्यान दें, R बराबर होता है R नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T और ये जो रो है ये बराबर होता है रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T।
जो प्रतिरोध है वो रो के समानुपाती होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है, ये रो वाला फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा है इसको भी आप समझ लीजिए। रो का फॉर्मूला एक हम ये पढ़ते हैं एम अपॉन में एन ई स्क्वेयर। तो यहां से तो बराबर हम क्या जानते हैं, विश्रांति काल बराबर माध्यम मुक्त पथ बट्टे में वर्ग माध्यम मूल वेग। अब यदि हम ताप को इंक्रीज करें तो जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, वीआर बढ़ जाता है। वीआर जब इंक्रीज होता है तो जो टो है वो डिक्रीज हो जाएगा, विश्रांति काल क्या हो जाता है, घट जाता है। विश्रांति काल जब घटता है तो रो का मान क्या हो जाता है, देखो बहुत सारी चीजें अपने पास में तो है, टो घट जाता है, तो क्या हो जाता है, सॉरी ये वाला ऑप्शन आएगा, ये नहीं आएगा, क्या आएगा, विश्रांति काल क्या होता है, घटता है। लेकिन आपको ये पूछ लें भाई रो पर क्या असर पड़ेगा, तो रो डिक्रीज होगा, रो भी डिक्रीज होगा, साथ में आर भी डिक्रीज होगा, सॉरी रो डिक्रीज नहीं होना चाहिए, टो का मान डिक्रीज होगा तो रो बढ़ेगा। ये देखो इसको थोड़ा सा क्लियर कर ले, यहां पर जो निशान लगाते समय या समझते समय हमारे पास में त्रुटि हुई है, क्योंकि जो रो है तो घटेगा तो रो क्या होगा, बढ़ेगा, और रो बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। तो ताप बढ़ाने पर वर्ग माध्यम मूल वेग बढ़ जाता है, विश्रांति काल घट जाता है, प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक लंबे सीधे तार से दूरी स्मॉल आर के साथ चुंबकीय क्षेत्र बी में होने वाले परिवर्तन को दर्शाने वाला ग्राफ है। तो देखिए सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारे पास में चालक है जिसमें से आई धारा बह रही है, इसके किसी बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट I बट्टेवा 2 पाई r होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, फॉर्मूला है, B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, ये फॉर्मूला है। तो यहां से हम क्या बता सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो जो डिस्टेंस है उसकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये रहा व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ, B और R जब व्युत्क्रमानुपाती होंगे तो ऑप्शन बी की भांति ग्राफ प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखें कि एक अति चालक पदार्थ के लिए सही युग्म है। देखिए अति चालक है वो पूर्णतः प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। ये क्या है, अति चालक ऐसा पदार्थ होता है पूर्णतः प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। अति चालक कैसा पदार्थ होगा, पूर्णतः प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा, पूर्णतः प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं गुजरती तो म्यू आर बराबर कितना, 0। म्यू आर बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए हमारे पास में एक रिलेशन है म्यू आर बराबर 1 प्लस काई, 1 प्लस काई, तो काई बराबर आ गया अपने पास में म्यू आर माइनस 1, और म्यू आर का जो मान है वो 0, तो काई का जो मान है वो -1। इसका मतलब हो गया है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, इसलिए ये नेगेटिव साइन आया है। और यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा, म्यू आर का मान 0 और काई का मान है वो -1 होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं कि किसी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व L है, लंबाई और क्षेत्रफल को नियत रखते हुए फेरों की संख्या को बढ़ाकर दुगुना कर दें तो कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होगा। हम क्या कर रहे हैं विद्यार्थियों, लंबाई क्षेत्रफल को नियत रख रहे हैं, केवल फेरों की संख्या बढ़ा रहे हैं। चलिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है स्वप्रेरण गुणांक का या स्वप्रेरकत्व का। स्वप्रेरकत्व L बराबर होता है म्यू नॉट n स्क्वेयर a इंटू L। हम इस n की जगह पर कैपिटल N बटे में L भी लिख सकते हैं। यहां से L से एक L कैंसिल हो जाएगा, L बराबर आ गया अपने पास में म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वेयर a बटे वा L।
यहां से एल है वो कैपिटल एन स्क्वेयर के समानुपाती हो जाएगा। एल है वो किसके समानुपाती हो जाएगा? एन के फेरों की संख्या के। तो एल डेस समानुपाती होगा एन डेस का स्क्वेयर, और ये जो मान है वो पहले से कितना है? दुगुना। तो एल डेस का मान है वो 4 गुना हो जाएगा। तो प्रेरकत्व कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि एक नीचे बने चित्र में दंड चुंबक दो लूपों ए और बी की उभयनिष्ठ अक्ष के अनुदिश तीर की दिशा में चलाया जाता है, ये इस डायरेक्शन में चुंबक जा रहा है। अब देखो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझो। तो ये लूप ऐसे है, एस सिरा इसके नजदीक जाएगा तो ये वाला जो फलक है वो एस की भांति, और यदि हम मैं इसी लूप को इधर से देखूंगा तो ये वाला फलक किसकी भांति? एन की भांति काम करेगा। इसमें क्या होगा? एन सिरा दूर जा रहा है तो ये वाला फलक एस की भांति, ये इसको दूर जाने से मना करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा तो एस की भांति, और इधर से देखोगे तो ये एन की भांति व्यवहार करेगा। अब मैं इधर से देखूंगा, इस तरफ खड़ा हूं मैं, इधर से देखूंगा तो मुझे ये वाला फलक तो एन की भांति और ये वाला एस की भांति, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद्युत का प्रवाह होगा, दोनों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब यदि मैं इधर से खड़ा इसको देख रहा हूं तो ये एन की भांति और ये एस की भांति, फिर भी अपोजिट डायरेक्शन में इनमें विद्युत का प्रवाह होगा। तो देखिए केवल ये ए और बी में धारा प्रेरित होगी और दोनों में ही विपरीत डायरेक्शन में विद्युत का प्रवाह होगा। फिर देखें अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक ट्रांसफार्मर में 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता आरोपित करके हम क्या कर रहे हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टता इससे बढ़कर कितनी हो जाती है? 2200 वोल्ट हो जाती है। यदि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में 200 फेरे हो तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या हमें 200 दे रखी है। प्राथमिक कुंडली के सिरों पर जो वोल्टेज है हमारे पास में पी से मैं कह दूं वो हमारे पास में है 220, और द्वितीय कुंडली के सिरों पर जो वोल्टेज है वो 2200 वोल्ट। एक रिलेशन होता है ट्रांसफार्मर के टॉपिक में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? देखिए Vp अपॉन Vs बराबर होता है Np अपॉन में Ns। तो यहां से Np बराबर कितना आ जाएगा? इसको इधर गुणा कर दीजिए, Vp अपॉन में Vs इंटू Ns, वैल्यू रख दीजिए। Vp प्राथमिक 220 वोल्ट है, Vs का मान 2200 वोल्ट है, Ns का मान हमारे पास में यहां पर 200। तो इसको अच्छे से देख ले, में एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 220 से 220 कैंसिल हो गया, अपने पास में 20 फेरे आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा। ऑप्शन डी ज्यादा आ रहा है विद्यार्थियों, आप इसको देखना, इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें ज्यादा आ रही है। अगला क्वेश्चन देखें कि विद्युत चुंबकीय तरंग के कंपित विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र सदिश निर्देशित होते हैं, इनके बीच में कलांतर, और थोड़ा सा इसको एक डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। ये हमारे पास में एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। इसमें ये मैंने विद्युत क्षेत्र को दिखाया है, ये मैंने चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र तो होता इधर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसे बोर्ड के तल के लंबवत अंदर बाहर चुंबकीय क्षेत्र कंपन करता है, और विद्युत क्षेत्र है वो इस तल में कंपन करता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ऐसे ऐसे इस तरीके से इधर है विद्युत क्षेत्र और इस डायरेक्शन में है चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए एक विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र
दोनों एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं और एक समान कला में कंपन करते हैं, मतलब एक साथ अधिकतम एक साथ शून्य, दोनों के मान सेम होंगे लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ऑप्शन देखिए अब, एक ही दिशा में गलत बात है, एक ही दिशा में गलत बात है, परस्पर लंबवत दिशा में परंतु उनके मध्य का कलांतर, यह भी गलत बात है, परस्पर लंबवत और समान कला में, ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा। और फिर से डी ऑप्शन आ गया, एक बार फिर से डी ऑप्शन आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखें कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा है, तो संयोजन की शक्ति क्या होगी। हमें ये उत्तल लेंस दे रखा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी विद्यार्थियों प्लस में ली जाती है और वो कितनी है 40 सेंटीमीटर। दूसरा अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी को माइनस में लेते हैं जो कि 25 सेंटीमीटर। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। वैल्यू रख दीजिए, f1 की वैल्यू हमारे पास में है 40, f2 की वैल्यू हमारे पास में है 25। दोनों का यदि हम लघुत्तम लें तो अपने पास में लघुत्तम आ गया 200, 200 में 40 का भाग लगाएंगे तो 5, 25 का लगाएंगे तो 8, ये आ गया अपने पास में माइनस में 3/200। ये 1/f का मान आया तो f बराबर कितना आया माइनस में 200/3, ये सेंटीमीटर में आया और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसमें 100 का भाग लगा देंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब जो शक्ति है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है 1/f। f की वैल्यू क्या है माइनस में 2/3, तो 3 ऊपर चला गया तो माइनस में 1.5 डायप्टर आ जाएगा। और अब की बार हमें ऑप्शन ए मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जबकि क्रांति कोण ये कब है, किधर से किधर जा रही है और इनमें से कौन सी वैल्यू होती है। थोड़ा सा इसको मैं आपको समझा देता हूं कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सी कंडीशन आवश्यक है। देखिए विद्यार्थियों, यहां से कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, ये हमारे पास में होता है विरल माध्यम और ये हमारे पास में होता है सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, सघन से किधर जाती है विरल। और ये जो आपतन कोण है यदि ये अभिलंब है तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। पहली देखिए हमारे नोट्स में आपको प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें दे रखी है, वो शर्तें ही इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। तो शर्त क्या है कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, I ग्रेटर देन IC। तो I ग्रेटर देन IC इसमें नहीं है, ये सही हो सकता, ये सही हो सकता, ये नहीं है। अब इनमें से भी अपन को देखना है, प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर जानी चाहिए, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो इसमें विरल से सघन में नहीं जाती, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सघन माध्यम में ही होता है। कौन से माध्यम में होगा, सघन माध्यम के अंदर ही होगा। अगला क्वेश्चन देखें कि यंग के प्रयोग में दोनों स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी आदि, इसको क्या कर दें आदि, स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी को दुगुनी कर दें तो फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी। तो पहली स्थिति में प्रथम स्थिति में जो फ्रिंज चौड़ाई है बीटा बराबर है लैम्बडा इंटू कैपिटल डी बट्टे में स्मॉल डी, ओके। और नई स्थिति के अंदर बीटा डेस बराबर लैम्बडा इंटू डी डेस बट्टे में डी डेस। अब यहां पर आप ध्यान दें कि जो डी डेस है ये कितना दे रखा है दुगुना, पहले से क्या कर दिया दुगुना कर दिया। डी डेस है स्मॉल डी डेस है ये पहले से आधा कर दिया, तो इसमें रख दो लैम्बडा इंटू 2d
बट्टे में डी डेज की जो वैल्यू है वो है d/2। यहां से ये अपने पास में आ गया 4 इंटू लेमड़ा डी बट्टे में स्मॉल डी, इसको हम बीटा कह दे। तो जो फ्रिंज चौड़ाई है पहले जितनी भी थी उसकी कितनी गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। कितनी गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर नहीं करती? तो देखो इसको थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूं कि ये अपने पास में धातु का कोई पृष्ठ है, इसके ऊपर पर कोई फोटोन आपतित होता है तो उसकी ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू। अब ये क्या करता है? दो काम करता है। यहां से एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, तो इसका जो काम है एक तो फाई नॉट में खर्च हो जाता है, साथ में इसको गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये जो E है वो K मैक्सिमम और फाई नॉट दो काम करती है। अब ये जो E माइनस फाई नॉट बराबर K मैक्सिमम आ गया है, तो K मैक्सिमम की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? आवर्ती पर डिपेंड करती है, फोटोनों की संख्या पर डिपेंड नहीं करती। भाई फोटोन ज्यादा आपतित होंगे तो गतिज ऊर्जा से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें देखिए प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, नहीं करती, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए ही यहां सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही यहां सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघट प्राचल के न्यूनतम मान के लिए अल्फा प्रकीर्णन कोण का मान कितना होगा? तो देखिए संघट प्राचल का जो मान होता है ये कोट थीटा बाई 2 के समानुपाती होता है। तो इसका मिनिमम मान है वो 0। 0 वाली स्थिति के अंदर कोट थीटा बाई 2 और कोट की कितनी की वैल्यू 0 होती है? 90। तो थीटा बाई 2 ये 90 हो जाएगा और यहां से 180 आ जाएगा। तो जब B संघट प्राचल, ये B क्या होता है विद्यार्थियों? संघट प्राचल होता है। संघट प्राचल का मान जब आप न्यूनतम लेते हैं, 0 लेते हैं, तो उस स्थिति में थीटा कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है। अब फिर से ऑप्शन ए आ गया, फिर से ऑप्शन ए आ चुका है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्या का अनुपात 1:27, तो इनके नाभिकीय घनत्वों का अनुपात क्या होगा? नाभिकीय घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। देखिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको हमारे नोट्स में ये जो लाइन है एज डीज आपको मिल जाएगी। नाभिकीय घनत्व जिसको हमने रो से लिखा है, इसकी जो वैल्यू है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करती। द्रव्यमान संख्या को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। आ गई ना बात समझ में? निर्भर नहीं करता है। आ गई बात समझ में? तो यहां पर निर्भर नहीं करता, तो ρ1 बटेवा ρ2 बराबर क्या आ गया? 1:1 आ चुका है। ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा एबेसेड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अंतिम प्रश्न है। देखिए क्या है? ग्राही अशुद्धि पूछी है। कौन सी अशुद्धि? ग्राही अशुद्धि। ग्राही अशुद्धि कौन सी होती है? देखिए ग्राही अशुद्धि वो होगी जो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति में होगी। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति वाली अशुद्धियां त्रिसंयोजी अशुद्धियां होती है। कौन सी होती है? त्रिसंयोजी अशुद्धियां। और त्रिसंयोजी अशुद्धियां है ये 13वें वर्ग वाली अशुद्धियां होती है। और 13वें वर्ग के अंदर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सब कुछ होता है। बैंगन, आलू, गोभी, इन थैला। तो हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी है ये पूछा है, तो इंडियम हो जाएगी। ऑप्शन सी यहां सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अब हम देखेंगे यहां पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा प्रश्न आ चुका है
और इस प्रश्न में 10 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 10 भाग हैं। देखिए कि वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे कोई पराविद्युत माध्यम बिना किसी भंजन के सहन कर लेता है, उस माध्यम का पराविद्युत सामर्थ्य कहलाता है। उस माध्यम का क्या कहलाता है? पराविद्युत सामर्थ्य कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं? पराविद्युत सामर्थ्य कहेंगे। ओके। और देखिए ये जो पराविद्युत सामर्थ्य है, मतलब कोई भी पराविद्युत माध्यम है वो अधिकतम बिना किसी भंजन के कितना विद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, उसका मान है अधिकतम जो वैल्यू है 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर। इससे ज्यादा विद्युत क्षेत्र माध्यम सहन नहीं कर पाएगा। फिर देखिए किसी भी सतह से गुजरने वाला, क्या हमने उसके बाद में कोई क्वेश्चन थे? बिल्कुल थे, हमने इनको देखा ही नहीं है, ये रह जाते अभी। चलिए देख लेते हैं कि विद्युत वाहक बल का मान परिपथ के ऊपर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? देखिए यहां पर परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। परिपथ के बारे में पूछा है तो परिपथ से जुड़े प्रतिरोध के ऊपर विद्युत वाहक बल का मान डिपेंड नहीं करता। हमने अपने नोट्स में लिखवा रखा है, यदि सेल के बारे में पूछा जाता तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड हैं उनके क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता, उनके बीच की दूरी पर डिपेंड नहीं करता। सेल का विद्युत वाहक बल सेल में भरे हुए विद्युत अपगढ़ पदार्थ की प्रकृति, उसकी सांद्रता, ताप, इन पर डिपेंड करता है। लेकिन विद्युत अपगढ़ पदार्थ में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल, उनके बीच की जो डिस्टेंस, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन यहां पर सेल के बारे में न पूछकर क्या पूछा है? परिपथ के बारे में पूछा है। तो परिपथ में जुड़ा जो रेजिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड नहीं करता। आप कितना रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं उससे विद्युत वाहक बल का कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किसी त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र में निलंबित का मतलब लटकी हुई धारावाही कुंडली का तल जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है तो कार्यरत बल आघूर्ण कितना होगा? देखिए विद्यार्थियों, बल आघूर्ण टो बराबर होता है mb sin थीटा, और यहां पर m के स्थान पर NIAB sin थीटा। और ये जो a है वो कुंडली का क्षेत्रफल और b चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के बीच का कोण होता थीटा। क्षेत्रफल सदिश है वो क्षेत्रफल के लंबवत होता है, क्षेत्रफल के लंबवत। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि धारावाही कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र यदि इधर तो तल ऐसे, दोनों के बीच का कोण कितना? तल का और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है 90 डिग्री। तो क्षेत्रफल सदिश इधर, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर, क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है 0। और जब इन दोनों के बीच का कोण 0 हो जाएगा तो टो बराबर कितना हो जाएगा? साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। तो उस पर कार्यरत बल आघूर्ण कितना होगा विद्यार्थियों? 0 होगा, 0 होगा। कितना होगा? 0, 0। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स हमेशा कितना होता है? यह चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम का स्टेटमेंट है। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम हमें क्या कहता है कि किसी बंद सतह से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमेशा और हमेशा कितना होता है? 0 होता है। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स को हम φb से ये b वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसकी जो वैल्यू है वो सदैव कितनी रहती है? 0 रहती है। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम कहता है। किसी कुंडली में विद्युत धारा उत्पत्ति चुंबक और कुंडली के बीच में सापेक्ष गति के कारण से होता है। कौन सी गति है? सापेक्ष गति। दोनों के बीच में जब गति होती है, सापेक्ष, एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं, तब वहां पर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें विद्युत क्षेत्र का आयाम, विद्युत क्षेत्र के आयाम को हम EM से लिखते हैं।
60 वोल्ट प्रति मीटर है। यदि तरंग मुक्त आकाश में संचरित हो रही है, तरंग किस में जा रही है? मुक्त आकाश में, निर्वात में, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होगा? देखिए विद्यार्थियों, हम एक रिलेशन जानते हैं, विद्युत क्षेत्र का आयाम em, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम bm और प्रकाश के वेग के बीच में। हमारे को इसी रिलेशन की सहायता से em की वैल्यू दे रखी है, c का मान हम जानते हैं, bm की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। em का मान है 60, c की वैल्यू है 3 गुणा 10 की घात 8, 20 बार में कट गया है, 20 गुणा 10 की घात -7, इसको मैं 2 गुणा 10 की घात -6, सॉरी ये -8 जाती, ये यहां पर क्या हो जाएगा -8, इसको मैं क्या लिख दूं 2 गुणा 10 की घात -7 टेस्ला लिख सकता हूं। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, किसी अवतल दर्पण की परावर्तक सतह, अवतल दर्पण है, उसकी परावर्तक सतह के नीचे का आधा भाग किसी अपारदर्शी माध्यम से ढक दें तो प्रतिबिंब की तीव्रता पर क्या असर पड़ेगा? ये हमारे पास में एक अवतल दर्पण है इस तरीके से। ओके, अब यदि हम किसी न किसी तरीके से इसके आधे पार्ट को यहां से यहां तक ढक दे, किसी अपारदर्शी पार्ट के द्वारा इसको ढक दे, तो हमारे को यह कहा गया है कि प्रतिबिंब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो विद्यार्थियों, प्रतिबिंब पूरा बनेगा, संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त होगा, लेकिन उस पर जाने वाले जो प्रकाश की मात्रा पहले से आधी हो जाएगी। प्रकाश की मात्रा क्या हो जाएगी? पहले से आधी हो जाएगी। प्रकाश की मात्रा यदि पहले से आधी हो जाती है तो इसका मतलब है तीव्रता क्या हो जाएगी? आधी। तीव्रता क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ढक देने पर प्रतिबिंब की तीव्रता, अपारदर्शी पदार्थ से ढक देने पर प्रतिबिंब की तीव्रता आधी हो जाती है, आधी हो जाती है, ऐसे लिखना होगा, आधी हो जाती है, पहले की तुलना में क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, तीव्रता आधी होगी। ओके, प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है, यह परिघटना क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है? तो विद्यार्थियों, प्रकाश को प्रकाश में मिलाने पर अंधकार विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में होता है। आप यहां पर व्यतिकरण लिख सकते हैं, आप यहां पर विनाशी व्यतिकरण भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? विनाशी व्यतिकरण। ये बोर्ड एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, देखिए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का कोई फोटोन 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन के किसी धातु के पृष्ठ पर जब आपतित होता है तो निरोधी विभव का मान क्या होगा? देखिए इसमें आप क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो समझ लीजिए। कुल ऊर्जा हमें यहां पर दे रखी है E फोटोन की, ये कार्यफलन फाई नॉट हमें दे रखा है, निरोधी विभव का मान पूछा है। पहले तो मैं निकाल देता हूं K मैक्सिमम। K मैक्सिमम बराबर होता है E माइनस फाई नॉट, ये हमने आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण से लिखा है, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ गया है 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो K मैक्सिमम है ये EV नोट के बराबर भी होता है, EV नोट के बराबर होता है, तो यहां से अपने पास में V नोट बराबर क्या आ जाएगा? K मैक्सिमम बटेवा E आ जाएगा। तो इसमें E का भाग लगा दीजिए, 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बट्टे में E से E कैंसिल हो गया, 7.5 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7.5 वोल्ट, वोल्ट में आएगा 7.5 वोल्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अंतिम, यदि दो कणों का समान है तो उनकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य भी समान होगी। देखिए लैम्बडा बराबर होता है H अपॉन में P, लैम्बडा का मान P पर डिपेंड करता है। यदि दोनों का संवेग समान है तो लैम्बडा भी क्या होगा? समान। तो यहां पर आ जाएगा संवेग, क्या आ जाएगा? संवेग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संवेग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें हमें एक या दो पंक्ति में आंसर देने हैं। तो देखिए सबसे पहला
जो क्वेश्चन है कि किसी चालक के लिए दो भिन्न भिन्न ताप T1 और T2 Vi के बीच में इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त होता है, ऐसा ग्राफ हमें मिल रहा है। तो हमें यह पूछा है कि T1 T2 में से किसकी वैल्यू ज्यादा है और क्यों है। देख ले, में V और I के बीच में जब आप ग्राफ खींचेंगे तो वो हमें उस ग्राफ का जो ढाल है वो रेजिस्टेंस को बताएगा। इसको बताएगा, रेजिस्टेंस को बताएगा। तो इसका रेजिस्टेंस R2, इसका जो रेजिस्टेंस है उसको मैं कह दूं R1, क्योंकि ये वाला एंगल ज्यादा, ये एंगल छोटा। तो देखिए यहां एंगल θ2 बड़ा है, θ1 छोटा है, और तो R2 क्या होगा, बड़ा, और R1 क्या होगा, छोटा। R किसके बराबर होता है, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, अल्फा डेल्टा T के बराबर होता है। तो जिसका जितना ज्यादा ताप होगा, जिसका जितना ज्यादा ताप होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर T2 बड़ा होगा, T2 क्या होगा, बड़ा होगा। इसको एक बार पुनः समझ लीजिए क्या है कि रेजिस्टेंस इसका ज्यादा है, इसका कम है, ये चीज क्लियर हो गई। अब जब किसी वस्तु का ताप बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब T2 ज्यादा है, T2 क्या है, ज्यादा होगा। ये समझ आ जाना चाहिए। फिर देखो भाई, विद्युत वाहक बल E, विद्युत वाहक बल E, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, एक स्रोत को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से संयोजित किया जाता है, तो प्रतिरोध R पर वोल्टता का मान लिखिए। ये हमारे पास में एक सर्किट है जिसमें एक विद्युत वाहक बल स्रोत, एक इंटरनल रेजिस्टेंस, और इनको हमने जोड़ रखा है एक रेजिस्टेंस कैपिटल R से। ये आंतरिक प्रतिरोध, यहां से धारा बह रही है I। देखिए धारा I की वैल्यू क्या होगी, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे में कुल प्रतिरोध। अब R पर विभव पतन कितना होगा, R पर विभव पतन मतलब वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा इसमें से बहने वाली धारा इनटू इसका रेजिस्टेंस। तो I की जो वैल्यू है वो है E बट्टे में R प्लस स्मॉल r इनटू में कैपिटल R। ये हमारे पास में वोल्टेज आ जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ आ जाना चाहिए। फिर देखिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी पदार्थ की चुंबकीय तीव्रता H, चुंबकन कैपिटल M, चुंबकीय क्षेत्र, तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0H प्लस μ0M। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि μ0 यहां से कॉमन आ जाएगा, तो H प्लस में M इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए किसी छोटे छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 0.48 जूल प्रति टेस्ला है। चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबक की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण याद कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण, इसको हम स्मॉल m से लिखते हैं 0.48 जूल प्रति टेस्ला। ठीक है, चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर की। तो इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो अक्ष के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, μ0/4π 2m बट्टे में r क्यूब। देखो μ0/4π की जो वैल्यू है वो होती है 10 की घात -7। 2m का जो मान है वो हमें क्वेश्चन के अंदर 0.48, r का जो मान है वो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको मैं 0.1 मीटर भी लिख सकता हूं, 0.1 मीटर। तो इसका क्यूब करना है तो 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1। तो यहां से दो संख्या पहले से पॉइंट हटाऊंगा तो 2 डिजिट पहले पॉइंट हट जाएगा। इसको आप गुणा करोगे तो 96, और ये एक घात यहां से ऊपर जाएगी,
या ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां 0 लगा दीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन आनी चाहिए, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखें कि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन की दर के साथ उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का विचरण को दर्शाने वाला ग्राफ खींचिए। कि कुंडली है, उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा परिवर्तन। देखिए, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान -L di/dt के बराबर होता है। L यहां पर स्वप्रेरण गुणांक होता है जो कि एक कांस्टेंट के रूप में यहां पर काम कर रहा है, di/dt ये इसके समानुपाती है। अब यदि इन दोनों के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा हमें प्राप्त होगी। चलिए, ग्राफ कैसा आएगा? इस तरीके से हमने एक, देखो इस तरफ मैं ले लेता हूं कि विद्युत वाहक बल, इधर ले लेता हूं मैं धारा में परिवर्तन की दर, तो ऐसा एकदम सीधा ग्राफ आएगा, एकदम सीधा, सीधी रेखा आएगी। यही पूछा है अपन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, विस्थापन धारा को परिभाषित कीजिए। विस्थापन धारा का फॉर्मूला हमारे पास में है ID बराबर ε0 d∅e/dt। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं A ε0 de/dt, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब देखो, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण या विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न होने वाली धारा विस्थापन धारा कहलाती है। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य, देखिए आप ध्यान देंगे यहां पर डेफिनेशन देखिए, चलिए कलर दूसरा ले लेता हूं मैं। संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा विस्थापन धारा कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा कहलाती है। ओके, ये समझ आ जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? एकल झिरी द्वारा विवर्तन के लिए फ्रिंज का तीव्रता वितरण वक्र है। तीव्रता वितरण वक्र, देखिए ऐसा वक्र हमें प्राप्त होता है, ऐसा, इधर भी ऐसा, ऐसे जाएगा। इधर एक तरफ हमने ली है तीव्रता, एक तरफ हमने क्या ली है? तीव्रता, और दूसरी तरफ है दूरी। देखो, इनको हम कहते हैं निम्निष्ठ। ये क्या है? निम्निष्ठ कहलाते हैं। काली फ्रिंज बनती है, अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है। इनको हम कहते हैं उच्चिष्ठ। दोनों तरफ ही है, ये भी उच्चिष्ठ है, ये भी उच्चिष्ठ है, ये भी उच्चिष्ठ है। ये जो आप देख रहे हैं सबसे ऊंचा, इसको हम बोलते हैं प्रधान उच्चिष्ठ। इसको क्या कहा जाता है? प्रधान उच्चिष्ठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान उच्चिष्ठ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो धातु की प्लेटों P व Q के लिए निरोधी विभव P0 आवर्ती न्यू के बीच में एक ग्राफ दिखाया गया है। तो किसका कार्यफलन अधिक होगा, किसका कार्यफलन कम होगा, ये पूछा है। तो देखिए, एक तरफ हमने लिया है निरोधी विभव V0, दूसरी तरफ आवर्ती। इस आवर्ती को हम कहते हैं देहली आवर्ती। इसको क्या कहा जाता है? देहली आवर्ती कहा जाता है। ठीक है, P और Q
दो समांतर रेखाएं हैं। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारे को ये पूछा कार्यफलन किसका ज्यादा होगा। कार्यफलन बराबर हम क्या जानते हैं, कार्यफलन फाई नोट बराबर हम जानते हैं एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान दें, एच न्यू नॉट जानते हैं। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि न्यू नॉट और फाई नॉट दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समानुपाती हो गए। दोनों एक दूसरे के क्या है भाई, समानुपाती है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो जिसका आवर्ती यहां पर न्यू 02 ज्यादा है न्यू 01 से, तो फाई 2 ज्यादा होगा फाई 1 से। ओके, इसका ज्यादा होगा, इसका कार्यफलन क्या होगा, ज्यादा होगा क्यू का, ऐसे लिखना होगा क्यू का कार्यफलन अधिक होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हल्के नाभिक ही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में भाग क्यों लेते हैं। देखिए हल्के नाभिकों की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है, वो कम स्थायी होते हैं, आपस में संलित होकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ जाती है, पहले की तुलना में ज्यादा स्थायी हो जाते हैं। इसलिए नाभिकीय संलयन में हल्के नाभिक की अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। देखिए हल्के नाभिकों का ईबीएन कम होता है, ईबीएन कम होता है, जिससे वो कम स्थायी होते हैं, जिससे वो कम स्थायी होते हैं, कम स्थायी होते हैं। स्थायी तो होते हैं, स्थायित्व तो है लेकिन कम है, इसलिए ये संलयित होकर, इसलिए ये संलयित, इसलिए ये संलयित होकर भारी नाभिक बनाते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं, जिससे ईबीएन बढ़ जाता है, ईबीएन बढ़ जाता है। ईबीएन का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ईबीएन बढ़ जाता है, इससे क्या होता है, दैट इज स्थायित्व बढ़ जाता है। स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, स्थायित्व बढ़ जाता है, स्थायित्व इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की बोर मॉडल की दूसरी परिकल्पना लिखिए। देखिए दूसरी परिकल्पना क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। देखिए इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, केवल उन्हीं कक्षाओं में, केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग, उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में हो, h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में हो, पूर्ण गुणज के रूप में हो, के रूप में हो। ठीक है, उन्हीं कक्षाओं में ये चक्कर लगाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नीचे चित्र में एकल धनावेश की चित्र रेखाएं दर्शाई गई है। Vp माइनस VQ ज्ञात कीजिए। एक तो विभवांतर ज्ञात करना है P और Q के बीच का, P और Q के बीच का
विभवांतर हमें यहां पर ज्ञात करना है। ये धनावेश है। कैसा धनावेश है? एकल। ओके, अब अपन को ये वीपी और वीक्यू का, तो सबसे पहले ए पार्ट है, इसको आप देख ले में अच्छे से कि विद्युत विभव होता के क्यू बट्टे में आर। तो यहां पर आर ये वाली डिस्टेंस कम, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा, तो बिंदु P पर जो विभव है वो कम होगा, बिंदु Q पर जो विभव है वो ज्यादा होगा। Vp माइनस VQ पूछा है, तो Vp माइनस VQ तो छोटा है, ये छोटी डिस्टेंस है तो मान बड़ा। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्लियर करें। देखिए भाई, दोबारा सुधार कर ले मैं इसमें। ये डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस r कम है, तो वैल्यू क्या होगी इसकी? ज्यादा। Vp वाला मान ज्यादा होगा, VQ वाला मान कम होगा। हमारे को पूछा है Vp माइनस VQ क्या होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। ओके, आगे पूछा है Q से P तक, Q से P तक एक छोटे धनावेश को ले जाने में चित्र द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह बताइए। आवेश को यहां से यहां तक ला रहे हैं तो कितना काम करना पड़ेगा? तो ये धनावेश है, छोटे धनावेश को ही ला रहे हैं हम। ये कोई छोटा धनावेश है, इसको Q से P तक ला रहे हैं, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ रहा है। तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, तो वो जो काम है वो ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक। W बराबर F वेक्टर डॉट x वेक्टर। यहां पर F इस डायरेक्शन में, F इस डायरेक्शन में होगा और विस्थापन इस डायरेक्शन में होगा। दोनों के बीच का जो एंगल है F x cos 180 डिग्री और cos 180 का जो मान है वो -1 होगा। ठीक है, तो कार्य कैसा होगा? नेगेटिव। कार्य कैसा होगा? नेगेटिव। फिर हमें क्या पूछा है? Q और P के मध्य लघु ऋणावेश की स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिन्ह बताइए। इन दोनों के बीच में क्या है भाई? एक छोटा सा ऋणावेश है। Q और P के मध्य लघु ऋणावेश की स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिन्ह बताइए। एक लघु ऋणावेश रखा हुआ है, तो इनके दोनों बिंदुओं पर स्थितिज ऊर्जा का अंतर पूछा है। अब इसको एक बार मैं मिटा देता हूं। लघु ऋणावेश रखकर हम इनके स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। यहां से देखिए, स पार्ट यहां पर एक ऋणावेश रख दें Q0 माइनस में, तो इन दोनों स्थितियों के ऊपर P पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? K, देखो ध्यान देना, K Q0, ये माइनस का साइन आ गया, बट्टे में R P ये आ गया, और बिंदु Q पर स्थितिज ऊर्जा माइनस में K Q0 बट्टे में R Q इसको कैपिटल वाला लिख दीजिए। अब देखो भाई, दोनों में से बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, इसी का ही पता लगाना है। UP माइनस UQ, इसका चिन्ह देख लेंगे। UQ माइनस UP, इसका भी चिन्ह देख लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए कि RP छोटा, तो यदि यहां पर प्लस का चिन्ह आता तो मान बड़ा आता। मान कैसा आता? बड़ा। लेकिन माइनस का साइन है, इसलिए माइनस में मान बड़ा है, तो ये मान छोटा होगा UP का, और UQ बड़ा होगा। ये छोटा ये बड़ा, तो ये मान आएगा माइनस में, क्या आएगा? प्लस में। इनको एक बार देख लीजिए, इन दोनों को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा कि RP छोटा है, RQ बड़ा है, तो इनकी स्थितिज ऊर्जाएं किस तरीके की होगी। फिर देखिए, L लंबाई की एक चालक छड़ को समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत रखकर इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नियत रेखीय चाल V से चलाया जाता है, तो चालक के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल को ज्ञात कीजिए। ये
छठवें चैप्टर का क्वेश्चन है प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर होता है BLV। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, चित्र भी बनाना है। अगला क्वेश्चन देखें कि एक प्रकाश बल्ब एक सरल कुंडली प्रेरक एक कुंजी सहित चित्र में दर्शाए अनुसार एक स्रोत से जुड़े हुए। यहां से विद्यार्थियों इसको एक बार थोड़ा सा समझ लें। एक कुंडली है ऐसे ऐसे, और एक बल्ब यहां पर लगा हुआ है इस तरीके से। ये क्या है भाई? एक बल्ब है, और ये एक प्रत्यावर्ती वोल्ट का स्रोत है, एसी स्रोत। क्या है? एसी स्रोत। यहां एक कुंजी है, यहां एक क्या है? कुंजी। ये तो चित्र हो गया, अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। स्विच बंद कर दिया, ये स्विच बंद कर दिया जाता है, इसका मतलब समझना स्विच ऑन है। इंग्लिश वाला पढ़ लेना, ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। कुछ समय पश्चात एक लोहे की छड़ को प्रेरक कुंडली के अंदर प्रविष्ट कराते समय प्रकाश बल्ब की चमक बढ़ती घटती अपरिवर्तित रहती है। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, आपको भी करने चाहिए, क्योंकि करेंगे तभी बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो, जब इसमें यदि हम कोई छड़ डालेंगे तो क्या होगा? इसका स्व प्रेरकत्व बढ़ जाएगा। इसका स्व प्रेरकत्व क्या हो जाएगा? इसका स्व प्रेरकत्व L है। जैसे ही इसके अंदर लोहे की छड़ डालेंगे तो इसका स्व प्रेरकत्व बढ़ जाएगा। स्व प्रेरकत्व बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बल्ब की चमक, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा घट जाएगी, धारा घटेगी तो बल्ब की चमक कम हो जाएगी। बल्ब की चमक क्या हो जाएगी? कम। देखिए, कुंडली का स्व प्रेरकत्व क्या होता है भाई? L बराबर होता है म्यू नॉट एन स्क्वेयर A इंटू L। और कुंडली में छड़ डालने पर, कुंडली में छड़ डालने पर, छड़ डालने पर धीरे धीरे छड़ को डाला जाता है। तो छड़ को डालेंगे तो अपने पास में L डेस आ जाएगा, या L M से लिख दीजिए, इसको इससे पुट कर दीजिए। L M से माध्यम भरा हो तब म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वेयर A इंटू L। तो L बढ़ चुका है, स्व प्रेरकत्व बढ़ चुका है। जब स्व प्रेरकत्व बढ़ेगा तो क्या होगा? अक्स L बराबर होता है ओमेगा इंटू L, और जब L बढ़ेगा तो अक्स L भी बढ़ेगा। L बढ़ेगा तो क्या होगा? अक्स L बढ़ेगा। अक्स L बढ़ेगा तो धारा कम हो जाएगी। मतलब ये प्रेरणिक प्रतिघात ही तो है, एक तरीके का प्रतिरोध ही तो है, कुंडली के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध। धारा घट जाएगी, और धारा जब घटेगी तो बल्ब की चमक भी कम हो जाएगी। बल्ब की चमक घट जाती है, बल्ब की चमक घट जाएगी। बल्ब की चमक क्या हो जाएगी? घट जाएगी, कम हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन हमारी बुक का ही एग्जाम्पल है कि दिए गए लेंसों के संयोजन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है, यहां पर वस्तु रखी हुई है O, ये हमारे पास में वस्तु है O, और इससे यह है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से 30 सेंटीमीटर दूरी है। इसकी फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर प्लस में, इसकी माइनस में 10 सेंटीमीटर है, इसकी प्लस में 30 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर। क्या होगा? इस लेंस के द्वारा बना जो प्रतिबिंब है वो इसके लिए आभासी बिंब का काम करेगा, इसके द्वारा बना जो प्रतिबिंब है वो इसके लिए आभासी बिंब का काम करेगा, और अंत में हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। चलिए थोड़ा सा इस पेन की साइज को हम घटा लेते हैं ताकि आराम से इस जगह में हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। पहले लेंस के लिए क्या हो जाएगा? क्या आपको इस मोटाई में दिखाई दे रहा है? पहले लेंस के लिए देखिए बिंब दूरी को मैं U1 से लिख रहा हूं,
जो कि माइनस में 30 सेंटीमीटर है। साथ में फोकस दूरी उत्तर लेंस है प्लस में 10 दे रखी है। ठीक है, अब इसको मैं f1 से लिख दूं। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/में u। पहले लेंस के लिए इनके सबस्क्रिप्ट में मैंने p लगा दिया, तो 1/v1 बराबर क्या आ जाएगा, 1/f1 प्लस 1/में u1। तो 1/में f1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 10, u1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में माइनस में 30। यहां से 30 इनका लघुत्तम आ गया, 30 के अंदर भाग जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। माइनस का साइन लगाकर 1 आ गया, 2/में 30 आ गया, 1/में 15 आ गया है, और यहां से v1 बराबर आ गया है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि यहां से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, देखो ये है अपने पास में 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो यहां से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा सीधा जो भी है इस जगह पर बनेगा। अब क्या है, इससे ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इससे ये जो लेंस से प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूर है, या आभासी बिंब है ये, तो वो इससे है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। इससे कितनी डिस्टेंस पर है। दूसरे लेंस के लिए देखें आप, दूसरे लेंस के लिए, दूसरा लेंस है उसके लिए बिंब दूरी अपने पास में u2 बराबर कितनी आ जाएगी, u2 बराबर, देखो 15 सेंटीमीटर, तो यहां से 5 ये कम हो गई, 15 माइनस 5 ये अपने पास में आ गई है प्लस में 10 सेंटीमीटर। इसको आप देखो भाई, ये प्लस में 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके लिए फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी इसकी दे रखी है माइनस में 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, माइनस में 10 सेंटीमीटर, तो माइनस में 10 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, 1/में v2 बराबर 1/में f2 प्लस 1/में u2। यह है, इसी तरीके से मैंने लिख दिया, सीधा ही लिख दिया, लेंस सूत्र से लिख दिया है। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी पुट करते हैं। f1 की वैल्यू कितनी है, माइनस में 10, u2 का मान कितना है, प्लस में 10, तो ये तो हो गया अपने पास में 0, तो 1/v2 बराबर आ गया 0, तो v2 बराबर कितना आया, 1/0 बराबर आ गया अनंत। कितना आ गया, अनंत आ गया है। तो इससे जो प्रतिबिंब बनेगा दूसरे लेंस से वो अनंत दूरी पर बनेगा। अब इसके लिए बिंब दूरी भी अनंत हो गई, क्योंकि अनंत में से आप 10 सेंटीमीटर घटाओगे तो भी क्या हो गया, अनंत ही रहेगा। तीसरे लेंस के लिए क्या हो गया, तीसरे लेंस के लिए, तीसरे लेंस के लिए बिंब दूरी u3 से लिख रहा हूं जो कि अनंत, फोकस दूरी f3 जो कि 30 सेंटीमीटर है, तो 1/v3 बराबर 1/में f3 माइनस प्लस u3, तो कितना आ गया, 1/में 30 प्लस 1/में अनंत, 1/ अनंत हो जाएगा 0, और यहां से v3 का जो मान आएगा वो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब है कि इससे इधर, इससे इस तरफ 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। कितनी डिस्टेंस पर प्राप्त होगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब दो क्रोसित पोलेराइडों के बीच में पोलेराइड की एक तीसरी सीट को घुमाया जाता है तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाला परिवर्तन। दो क्रोसित हैं, पहले से ही इनके बीच में जो कोण है वो कितना है, ये एक पोलेराइड है, ये दूसरा पोलेराइड है। ये इन दोनों के बीच में जो स्थिति है वो क्रोसित वाली स्थिति है। दोनों के बीच में जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री। क्रोसित का मतलब हो गया 90 डिग्री। अब यहां पर हम रख रहे हैं एक तीसरी सीट, और उस तीसरी सीट का जो एंगल है, देखो इन दोनों के बीच का एंगल यदि मैं मान लूं थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस
थीटा हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके और इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। कितना है? 90 डिग्री। इसके बीच का थीटा तो इसके बीच का 90 माइनस थीटा। अब मेलस का नियम क्या कहता है भाई? मेलस का नियम क्या? देखिए, तीव्रता आई बराबर आई नॉट कोस स्क्वेयर थीटा, कोस स्क्वेयर थीटा। ये किससे निकली भाई? इससे जो प्रकाश निकला, इसके निकलने वाला जो प्रकाश है उसकी तीव्रता क्या होगी? तीव्रता होगी आई बराबर आई जीरो कोस स्क्वेयर थीटा। अब इससे निकलने वाले प्रकाश की जो तीव्रता है वो इतनी है, तो इससे कितनी निकलेगी? आई डेस बराबर आई कोस स्क्वेयर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। मेरी बात को आप ध्यान पूर्वक सुन लें। इससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी है? प्रारंभिक तीव्रता ही आई है, प्रारंभिक तीव्रता ही कितनी है? आई है। और तो आई का मान है वो ऊपर रखा हुआ है, वो क्या है? ऊपर। तो आई बराबर आई जीरो, तो कोस स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर 90 माइनस थीटा। क्या आ जाएगी हमारे पास में? निर्गत प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई डेस बराबर आई जीरो कोस स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर 90 माइनस थीटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिरियों के बीच की जो डिस्टेंस है, देखो झिरियों के बीच की डिस्टेंस हमें दे रखी है, इसका मतलब स्मॉल डी का मान कितना दे रखा है? 0.28 मिलीमीटर दे रखा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.28 गुणा 10 की घात -3 मीटर में। और देखिए पर्दे से कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 1.4 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। कैपिटल डी। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर। y बराबर कितना है? y4 बराबर है 1.2 सेंटीमीटर, मतलब 1.2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। प्रयोग में उपयोग में लाए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। देखिए हम एक रिलेशन जानते हैं, वाई एन बट्टे में कैपिटल डी बराबर फतांतर डेल्टा अपॉन डी। डेल्टा अक्स से लिख दो चाहे तो यहां से संपोषी व्यतीकरण के लिए एन लेमड़ा बट्टे में डी हम पुट कर देंगे। और एन बराबर 4 के लिए, एन बराबर 4 के लिए अपने पास में क्या आ जाएगा भाई? y4 बट्टे में कैपिटल डी बराबर 4 लेमड़ा बट्टे में स्मॉल डी। अब अपन को लेमड़ा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? लेमड़ा का। तो लेमड़ा बराबर क्या आ जाएगा? y4 इंटू स्मॉल डी बट्टे में 4 कैपिटल डी। y4 की वैल्यू कितनी है? ये रहा 1.2 गुणा 10 की घात -2। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है? 0.28 गुणा 10 की घात -3 बटेवा 4 इंटू कैपिटल डी, जो कि कितना है? 1.4 मीटर है। अब यहां से देखिए जोड़ बाकी को आप समझ ले। 2 डिजिट पहले पॉइंट है तो 2 जीरो मैंने यहां लगा दिए। एक पॉइंट से एक पॉइंट यहां से कैंसिल हो गया। ये इससे कितनी बार में कटेगा? 2 बार में कट जाएगा। ये इससे कितनी बार में कटेगा? 3 बार में कट जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 10 की घात कितनी बची है? देखिए 10 की घात 2 बट्टे से ऊपर जाएगी तो -2 माइनस की 4 और -7 गुणा 10 की घात -7 मीटर में आंसर आ गया। इसमें आंसर आ गया है, मीटर में आंसर आ चुका है। प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, व्युत्पन्न कीजिए। तो देखिए प्रकाश विद्युत समीकरण आप E बराबर फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम, इसको आप व्युत्पन्न कर सकते हैं, दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। मैं इस वीडियो का, इस टॉपिक का वीडियो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां से आप अवश्य देख लीजिएगा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती, यह तथ्य क्या दर्शाता है? यदि धनात्मक होती तो क्या होता? विद्यार्थियों आपको ये जो स्टेटमेंट है हमारे नोट्स में
इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का जो व्यंजक है उसमें आपको एच मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 6 है। कौन सी इक्वेशन है? 6 है। देखिए कुल ऊर्जा कितनी होती है, 9वीं कक्षा में कुल ऊर्जा का फॉर्मूला हमने ये निकाला है, ठीक है। अब 9वीं कक्षा में ऊर्जा है वो ऋणात्मक है। En कैसी होती है भाई? En का मान नेगेटिव। ये बताता है, क्या दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षण बल से बंधा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षण बल से बंधा हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से विद्युत आकर्षण बल से बंधा होता है। विद्युत आकर्षण बल से बंधा होता है। आकर्षण बल से बंधा होता है, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धनात्मक होती तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह पाता। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाता। इसका जो अगला पार्ट है इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाता। नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाता, क्योंकि प्रतिकर्षण बल होता। उस स्थिति में क्या होता? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में मतलब प्रतिकर्षण बल होता। कुल मिलाकर बात यही है। ऊर्जा यदि ऋणात्मक है तो आकर्षण, और ऊर्जा यदि धनात्मक है तो प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण की स्थिति के अंदर वो अंधे हुए नहीं रखता। फिर देखिए रेडियो एक्टिवता, आपको सेम टू सेम डेफिनेशन अपने नोट्स में मिल जाएगी। द्रव्यमान क्षति की भी डेफिनेशन मिल जाएगी। विद्यार्थियों ये टॉपिक भी हम आपको करवा सकते हैं, बट यदि इसमें हम समय जाया करेंगे तो अपना जो वीडियो है वो काफी बड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक और अर्धचालक में अंतर, ये भी एक अच्छा प्रश्न है और इसे आपको समझ लेना होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? विद्युत ध्रुव के कारण से इसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती 1/4πε0 2p/r³। ये वाला फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला सूत्र हमें ज्ञात करना है। इसमें हमें अथवा में गाउस का नियम का एक अनुप्रयोग दे रखा है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। गाउस के तीनों ही अनुप्रयोग महत्वपूर्ण है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति का व्यंजक हमें यहां पर निकालना है। औसत शक्ति बराबर होता है Vrms इंटू IRms cos फाई, ठीक है। तो हमें यहां पर अगला जो क्वेश्चन है वो अच्छा प्रश्न है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का मान 4 sin थीटा, ये थीटा है, थीटा ही होगा। नहीं इंग्लिश वाले में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहां पर मेरे हिसाब से ओमेगा टी होना चाहिए था। यहां पर क्या है? ओमेगा टी, ये माइनस में प्लस में, ये भी देखना होगा, ठीक है। औसत शक्ति का अपने पास में फॉर्मूला यही है Vrms इंटू IRms cos फाई। तो यहां पर आप ध्यान दें, इसको मैं लिख सकता हूं Vm/√2, इसको हम लिख सकते हैं Im/√2 cos फाई। Pm का मान अधिकतम मान कितना है? 200। अधिकतम मान कितना है? 200 हो गया। Im का अधिकतम मान कितना है? 4। √2 कितना हो गया? 2 cos, दोनों के बीच में कलांतर कितना? π/3। π/3 का मतलब कितना हो गया? π/3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 200 गुणा 4 गुणा 1/2 गुणा 2, तो 2 से ये कैंसिल हो गया। अपने पास में 200 वाट आ जाएगा। शक्ति क्या आ जाएगी? 200 वाट। और आप कैलकुलेशन करके अवश्य देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। LCR परिपथ में अनुनादी आवर्ती का सूत्र पूछा है, साथ में हमें क्या पूछा है? C की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 30 माइक्रोफेरेड, और L का जो मान है वो हमें दे रखा है 27 मिली हेनरी। इसको हम लिख सकते हैं 30 गुणा 10 की घात -6 फेरेड, और इसको हम लिख सकते हैं 27 गुणा 10 की घात -3 हेनरी।
तो अब देखिए जो अनुनादी आवृत्ति होती है वो 1/√, में LC के बराबर होती है। तो वैल्यू रख देते हैं दोनों का ही। L का जो मान है वो है 27 × 10⁻³ C का जो मान है वो है 30 × 10⁻⁻6। अपने पास में क्या आ जाएगा भाई, 1/√, में ये देखिए अपने पास में क्या आ जाएगा, 81 × 10⁻⁸ आ जाएगा। तो ये अपने पास में आ गया है। इनका अंडरूड करेंगे तो 9 × 10⁻⁴, इसको हम 10⁻⁴/9 लिख सकते हैं रेडियन प्रति सेकंड। कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। पूर्ण तरंग दिष्टकारी को परिभाषित करना है, चित्र बनाना है, और इसमें हमारे को पूछा है कि कौन सा अर्धचालक है। तो देखिए ये जो अर्धचालक है इसमें चालन बैंड इधर दे रखा है, संयोजी बैंड इधर दे रखा है। एक नया ऊर्जा स्तर, अशुद्धि ऊर्जा स्तर चालन बैंड के ठीक नीचे स्थित होता है, जहां पर 5वें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ऐसा जो अर्धचालक है वो एन प्रकार का अर्धचालक होता है। कौन सा होता है? एन टाइप सेमी कंडक्टर होता है। विद्यार्थियों अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। युक्ति वाई का नाम पूछा है, तो युक्ति वाई आधे चक्कर में तो अर्ध तरंग दिष्टकारी है, चित्र पूछा है। ठीक है, तो पूरा डिटेल में चित्र बताना आपको। पहले इसमें नाम पूछा है, इसमें चित्र पूछा है। देखिए तीसरे में क्या पूछा है, निवेशी संकेत की आवृत्ति 60 हर्ट्ज। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के अंदर जो संकेत प्राप्त होती है उसकी आवृत्ति दुगुनी होती है। तो 60 की दुगुनी कितनी हो जाएगी? 120 हर्ट्ज हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। ये एक अच्छा प्रश्न है क्योंकि इस चैप्टर में से अब बड़ा प्रश्न आएगा, इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान पूर्वक देख लेवें, समझ लेवें, बाद में और देखें। ये हमें इसके अथवा में मिलने वाला है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। और अंत में ये हमारे पास में है 18वां प्रश्न। इसका हमारे पास में अथवा मैंने नहीं लिखा है, इसमें अथवा रह गया शायद, अभी है हमारे पास में एक पीपीटी और है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों, इसको आप देखें समझें। प्रकाश वाले चैप्टर से हैं, मैंने लास्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन आपको नहीं करवाया है। इसके अथवा में भी हमें दे रखा है, ये आपको हमारे नोट्स में एचडीज मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आप इन नंबर पर व्हाट्सअप करें, हमारी एप्लीकेशन पर भी आप विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप हमारे को फॉलो करते रहिए, बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।